Hello everyone. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं हम इस सेशन में क्या करते हैं, NCERT। एंड अभी NCERT कौन सी क्लास की चल रही है, 6th क्लास की। एंड अब हमारा आज का चैप्टर कौन सा है, 14th। और 14th चैप्टर कौन सा है, चलिए देखते हैं फिर। 14th चैप्टर हमारा है वाटर। वाटर का मतलब जल, नीर, पानी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक बाल्टी जल मिलता है, मतलब एक बाल्टी ही पानी मिले, तो आप क्या करोगे? पूरे हफ्ते के लिए एक बाल्टी पानी मिला पूरी फैमिली के लिए, तो आप क्या करोगे? उसमें आपको खाना भी पकाना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं और नहाना भी है। चलो मान लिया एक हफ्ते हम नहाए नहीं, तो खाने के लिए और हमें और कामों के लिए, ब्रश करने के लिए या फिर फ्रेश होने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी। और एक बाल्टी में क्या हमारा पूरा परिवार सफिशिएंट यूज़ कर ले? मतलब पीने के अलावा भी पानी कई चीज़ों में हमारे लिए उपयोगी है, मतलब हमें चाहिए पानी। ठीक है, और जल की कितनी मात्रा हमारी कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये भी हमें देखना चाहिए कि पीने में कितना यूज़ हो रहा है, ब्रश करने में कितना हो रहा है, बर्तन साफ़ करने में कितना हो रहा है, और फर्श साफ़ करने में, पोछे भी तो पानी में ही लगे हैं, या फिर तुम दूध में लगाते हो, दूध में भी तो पानी मिलता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि वाटर क्या है, हमारी लाइफ लाइन है। अब ये देखो, ये हमारा क्या है कि कितनी, मतलब एक अप्रॉक्स किसी ने डाटा लिया है और उसको उसने इसमें पाई चार्ट में दिखा दिया है कि टॉयलेट में 24%, अदर जो टास्क हैं पानी की वहाँ 8% है, लीकेज में 12%, क्लोथ्स हम कपड़े धोते हैं उसमें 17% पानी यूज़ हो रहा है, शावर में 20%। और अब ये फॉसेट 19% क्या है, ये टैप वाटर है कि टैप के थ्रू हमारा 19% हम यूज़ करते हैं पानी को। ठीक है, और पानी को सेफ कैसे कर सकते हैं? पानी को जैसे हम ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं जिन्हें पानी की कम यूज़ हो। हम पाइप के आगे नोज़ल लगा सकते हैं जो हैंड से ही चले, फालतू का पानी वेस्ट ना हो। या फिर हम वॉशिंग मशीन में हम ऐसी मशीन्स लेके आएँ जिसमें कम पानी यूज़ होता हो। ठीक है, और क्या है कि ब्रश करते हुए हम क्या है, टैप वाटर को बंद कर दें। हम शावर्स जो बड़े बड़े होते हैं उसकी जगह छोटे शावर्स ले आएँ। ठीक, और जो टूटियाँ हैं उनके आगे हम उसको पानी को कम करने के लिए हम एरेटर्स या फिर उसको ब्लॉक करने के लिए हम एक और चीज़, मतलब कम पानी यूज़ हो, हम आगे कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या है, हम ऐसी सॉइल, मतलब कि सॉइल वाले पौधे लगा सकते हैं जो पानी को होल्ड करती है वो मिट्टी। ये नहीं जैसे बालू मिट्टी पानी को होल्ड नहीं करती है। कपड़े धोने में या जो ये बर्तन धोने में भी पानी कम यूज़ कर सकते हैं। टूटियाँ जो चलती रहती हैं उन्हें बंद कर सकते हैं, है ना। स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम ये हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं, तो इससे क्या है, हमारे पानी सेव हो सकता है। आप भी ऐसा पाई चार्ट बना सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ हमारा कम होता है। ठीक है, तो ज़रूर बनाना और देखना कि कहाँ कहाँ हम सेव भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पानी है पूरे वर्ल्ड में वो कितने परसेंटेज में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है या बटा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा पानी कितना है हमारा ओशंस के अंदर, 97%। 100% पानी में से 97% तो हमारा ओशंस में है। ठीक है, ओशंस में है तो वो क्या है, हमारा नमकीन पानी है जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। और ओनली 3% हमारा क्या है, फ्रेश वाटर। और उस 3% में से भी जो 79% है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप, मतलब बर्फ़ की नुमा में अवेलेबल है। जो हमारी पहाड़ियों पे बर्फ़ है ना, वो 79% के रूप में है। और वहीं ग्राउंड वाटर कितना है हमारा, उस 3% का 20% है। और 1% जो सरफेस पे है वो किस में है, जो हम 1% यूज़ करते हैं या फिर एक सरफेस वाटर है, वो 1% किस किस में है, रिवर्स में, नदियों में, लेक्स में, वाटर वेपर के रूप में, सॉइल के, मतलब मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसके रूप में। ठीक है, जहाँ से जैसे अब अपने कनाल्स हैं वो भी क्या है, लेक से ही जुड़े हैं या फिर हमारी रिवर से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये 1% हमारा क्या होगा, असेसिबल, जो यूज़फुल हमारा पानी है। 100% में से 97% किसका हो गया, ओशंस का। 3% हमारा फ्रेश वाटर है, उस फ्रेश वाटर में से भी हमारा फर्दर डिवाइडेड है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हमें पानी कहाँ से मिलता है। 97% तो धरती पे क्या है, ओशंस के अंदर है। और जो 3% है वो किस में है, लेक्स के थ्रू, रिवर, पोलर आइस कैप्स, क्लाउड्स, बादल, रेन के थ्रू, और जो रॉक के अंदर, पत्थरों के अंदर भी पानी फिल्ड होता है ना, या फिर हमारे सी आइस, मतलब कि जो बर्फीले हमारे
बर्फ़ जमा है जहाँ पे, ठीक है। अब हमें धरती से जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड में से कैसे पानी मिलता है? वेल्स के थ्रू, कुआं के थ्रू, या फिर हम पंप लगाते हैं ग्राउंड वाटर में से, या फिर नलके लगाते हैं, हैंड पंप्स, ठीक है। जो वाटर है ग्राउंड वाटर वो हमारा क्या है, साफ़ निकलता है। कई बार देखा होगा मिट्टी का भी होता है और कई बार क्या है, साफ़ भी बहुत होता है, मतलब साफ़ ही होता है ऑफकोर्स, क्योंकि जैसे जैसे पानी नीचे जाता है धरती में तो वो अपने आप ही साफ़ होता जाता है, ठीक है। वो नेचुरल क्लीनर के तौर पे अर्थ हमारी क्या है, काम करती है। सैमुअल कॉलरिज ने एक पोएम लिखी थी, किसमें, 1798 में, और उस पोएम की कुछ लाइंस थी क्या, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। ये लाइन पोएट ने किसके लिए लिखी है? एक सेलर के लिए लिखी है जो कि शिप पर है और वो पूरा आर पार उससे क्या है, महासागर समुंदर है, ठीक है। और समुंदर में क्या होता है, पानी, और पानी हमारा वहाँ क्या है, नमक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत से लवण घुले होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिससे पानी क्या हो जाता है, खारा, कड़वा या फिर नमकीन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसने लिखा है कि चारों तरफ पानी और पानी है, पर वो पी नहीं सकता उस पानी को। और ये पोएम कब लिखी गई थी? 1798 में। तो याद रखना। और पोएम का नाम क्या था? द राइम ऑफ द एशियंट मैरिनर। और लिखी किसने थी? सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, S.T. कॉलरिज ने। अब पढ़ेंगे वाटर साइकिल, जल चक्र। वाटर साइकिल क्या होता है या जल चक्र क्या होता है? उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं हमारी, जैसे हमारी कंडेंसेशन आती है, ठीक है। कंडेंसेशन को हिंदी में संघनन भी कहते हैं या संक्षेपण भी कहते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन एक टर्म आती है, ये समझेंगे, वर्षण, ठीक है। और इवेपोरेशन मतलब भाप। इन सब चीज़ों को क्या है, हम समझेंगे। और उसके बाद फिर वाटर साइकिल देखेंगे कि वो पूरा प्रोसेस जल चक्र का क्या है। अब एक बात बताओ, आपने कितनी बार देखा है कि फ़र्श पे अगर पानी गिर जाता है या पोछा लगा देते हैं तो वो कितनी देर में सूखता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर गीले कपड़े हम बाहर डाल आते हैं धूप में तो वो कितना टाइम लेते हैं कि उनका पानी सूख जाए, ठीक है। तो ये अब सूखने वाला जल ये कहाँ जाता है? कभी सोचा है? ये पानी तो सूख गया, अब कपड़ों में से पानी भी निचड़ गया, और वो पानी कहाँ गया? तो यही हमारा क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। अब आपके एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट भी है कि हमें एक बाउल में पानी लेना है और एक धूप में रखना है और एक छाँव में रखना है। तो जल्दी सबसे ज़्यादा किसका इवेपोरेशन होगा? तो हम देखेंगे कि जो धूप में रखा है उसका इवेपोरेशन जल्दी होगा। पर क्यों? अब इवेपोरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? इवेपोरेशन के लिए हमें गर्मी चाहिए, या हमें टेम्परेचर चाहिए, या हम कह सकते हैं कि हमें सूरज की रोशनी चाहिए, ठीक है। और यही है कि पानी किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में, ठीक है। अब आपने कभी मिश्रण देखा होगा नमक और पानी का, तो नमक रह जाता है और पानी इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इवेपोरेशन में जो ये जल वाष्प की प्रक्रिया है या ताप की प्रक्रिया है, इसमें वो लवण को नहीं गैस में कवर करता, मतलब कन्वर्ट करता, ठीक है। सिर्फ किसको कन्वर्ट कर रहा है? सिर्फ पानी को वो गैस में कर रहा है, लिक्विड को गैस में। अब सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई इवेपोरेशन या ताप की? When the sun heats up the water turns into vapor, tiny molecules of water, and heads for the sky. When water evaporates, it is lighter than air. अब इसने क्या कहा है कि जब सन, हमारा सूरज पानी को गर्म करता है तो पानी किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में, ठीक है। पानी मतलब छोटे छोटे कणों में हो गया, और वो किस तरफ जाएंगे? वो हमारे स्काई की तरफ जाएंगे, मतलब ऊपर आसमान की तरफ। और पानी जब मतलब भाप में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है ताप के कारण, तो वो किससे? हवा से भी हल्का हो जाता है। और हल्की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर ही जाती है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए सूरज, सन, क्या करता है? द सन प्रोवाइड्स द हीट एनर्जी टू क्रिएट एंड कंटिन्यू द वाटर साइकिल। कि सन क्या है? हीट एनर्जी को बनाए रखता है और हमारा वाटर साइकिल को कंटिन्यू रखता है, ठीक है। और ये पानी को इवेपोरेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसपीरेशन की। ट्रांसपीरेशन क्या है? स्वेद क्या है, ठीक है। तो वो क्या है? लॉस ऑफ अ प्लांट्स वाटर टू इट्स एनवायरनमेंट थ्रू इवेपोरेशन। अब पौधों में से जो पानी क्या है? इवेपोरेट होता है, जो आसमान में जाता है, भाप बनता है ताप के कारण पौधों में से, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपीरेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। देखो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस कैसे होता है कि रूट्स हमारा क्या है? पानी लेता है, और पानी को ऊपर कौन लेके जाता है? वाटर। और वाटर, इसमें दो टिश्यूज़ होते हैं,
जो पानी को जो टिश्यू लेके जाता है उस टिश्यू को हम जाइलम कहते हैं, और जो मिनरल्स और फूड को ले जाता है वो फाइलम होता है। अब ये लीव्स में भी गया, लीव्स के मतलब लीव्स के अंदर से वो इवेपोरेट होगा, कहाँ से, वो स्टोमेटा से इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन, पानी का इवेपोरेशन होना प्लांट के अंदर से, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपिरेशन। सो क्लियर है। मैं इसीलिए एक एक पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कि फर्दर क्लासेस में हमें डायरेक्टली ही टर्म्स को यूज़ करना होगा, तो ये अभी समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कंडेंसेशन क्या कहता है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर। वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड वाटर में, पानी के अंदर जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पानी में, उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। जो हमारे इवेपोरेशन से क्या है, भाप ऊपर गई थी, अब वो नीचे पानी के थ्रू कैसे आएगी, वो कंडेंसेशन के थ्रू आएगी। अब देखेंगे क्या प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को हिंदी में वर्षण कहते हैं, इंग्लिश में ही आता है पेपर में, हिंदी में नहीं आता। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स टू द अर्थ सरफेस, एक ऐसी फॉर्म पानी की जो क्या है, वो आसमान से नीचे धरती पर पड़े। वो रेन के थ्रू भी गिर सकती है, स्नो के थ्रू भी, स्लीट, हेल, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे प्रेसिपिटेशन की चारों फॉर्म्स हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे हमारा वाटर साइकिल, जल चक्र। वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि क्या इसका प्रोसीजर है। ये है हमारा टुनो। अब ये टुनो क्या देखता है कि सूरज क्या, इवेपोरेशन, सूरज क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है ना, पानी को भाप बना रहा है, ठीक है। वो रोशनी गिर रहा है किस पे, ओशंस पे, लेक्स पे, रिवर्स पे, जहाँ भी पानी है वो इवेपोरेट होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में। फिर ये क्या है, प्लांट, ठीक है, प्लांट लेता है और मैजिक से क्या उसके ऊपर चला जाता है। हमने देखा था ट्रांसपिरेशन, समझा था। तो बाय ट्रांसपिरेशन कौन लूज़ करता है पानी, हमारे प्लांट्स लूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और वो कहाँ चले जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बन के आसमान में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हल्के होते हैं, किससे, एयर से। तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे क्लाउड्स बन जाते हैं धीरे धीरे। यही वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमें ऊपर आसमान में क्लाउड्स के रूप में दिखते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। और जब भी क्लाउड्स टकराते हैं और पानी को एक साथ नहीं पकड़ पाते, मतलब होल्ड नहीं कर पाते, अब एक बॉटल में हमने पानी डाला, वो होल्ड नहीं कर पाई तो वो फट जाती है। तो इसीलिए वो क्या है, वो पानी की फॉर्म हमारे क्या है, धरती पे पड़ने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। वो बर्फ़ की फॉर्म में भी पड़ सकती है, बारिश की फॉर्म में भी। अब यही बारिश का फॉर्म कहाँ, अंडरग्राउंड चला जाता है। देखो ये टुन्नू हमारा कहाँ गया, धरती के अंदर, ठीक है। वो हमारा क्या जाता है, ग्राउंड वाटर। अब यही ग्राउंड वाटर क्या है, यही हमारा काम आता है, कहाँ से, या तो हम इसे निकाल सकते हैं किससे, हैंडपम्प से, ट्यूबवेल्स, वेल्स, ठीक है। ये बाकी रिमेनिंग वाटर और बाकी जो बारिश के थ्रू पानी आता है वो किस में चला जाता है, लेक्स में, ओशंस में। फिर दोबारा से ही सन क्या है, हीट करेगा, और ये प्रोसीजर क्या है, कंटिन्यू होता रहेगा। अब देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं। कभी सोचा है ये बादल कैसे बनते हैं, तो इसका जवाब देखो ये है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। एज वी गो हायर फ्रॉम अर्थ it gets cooler. When the air moves up, it gets cooler and cooler. At a height, it becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. It is these tiny droplets that remains floating in air and appear to us as clouds. अब ये अंग्रेज़ी तो झाड़ दी, हमें तो नहीं समझ में आया हिंदी में। तो हिंदी में देखो क्या कह रहा है कि ये कौन सा प्रोसेस, कंडेंसेशन, जो संघनन की हमारी प्रक्रिया थी, वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या है, हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। और हमारी क्या है, वायु जो एयर है वो भी ठंडी होती जाती है जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं। तो एक ऊंचाई पर, एक पर्याप्त ऊंचाई पर जो एयर है वो ठंडी हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, छोटी छोटी जल की बूंदों में, जिन्हें हम क्या कहेंगे, ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। और यही टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हमारी हवा में जो तैर रही होती हैं, वो हमें नीचे से कैसी दिखती हैं, बादल के रूप में दिखती हैं। तो इसीलिए हमें वो टाइनी ड्रॉपलेट्स किस फॉर्म में लगती है, क्लाउड्स की फॉर्म में, और वो एक्चुअल में क्या होती हैं, टाइनी ड्रॉपलेट्स। अब इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे ही गर्म मतलब सन की गर्माहट आई तो वार्म क्या है, ग्राउंड गर्म हुआ, और वहाँ से जो हमारी गर्म हवा ऊपर राइज होने लगी, ठीक है। और धीरे धीरे वो क्या है, वहाँ ऊपर जाते हुए हमारी ठंडी हो जाती है। तो वो ठंडी क्या है, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाती हैं, और यही क्या हमारी बूंदें क्या कहलाती हैं, जल की बूंदें, ड्रॉपलेट्स। और ये हमें नीचे से क्या दिखता है, एक बादल। अब हमने ये तो देख लिया कितना % पानी कहाँ पे है, और जल चक्र क्या है, वाटर साइकिल क्या है, ठीक है।
पानी को हम धरती में से कैसे निकालते हैं। अब अगर पानी ज़्यादा हो जाए, हैवी मतलब बारिश ज़्यादा हो जाए, हैवी रेनफॉल हो जाए या भारी वर्षा हो जाए तो क्या होगा। भारी वर्षा होगी तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूमरस हज़ार्ड्स हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी हमारी डिस्ट्रक्शन होगी। क्या, सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन तो हमारी बाढ़ ही होती है। ठीक है, अगर बाढ़ आ गई तो क्या है, इसमें हमारे जान को भी खतरा है, हमारी बिल्डिंग्स को भी खतरा है, हमारी फसलों को भी खतरा है, हमारी जो पशु पक्षी हैं उनको भी खतरा है। ठीक है, और जिससे हमारी सारी ट्रांसपोर्ट की कम्युनिकेशन, जो एक दूसरे से बात करने की रेंज वगैरह भी ख़त्म हो जाती है उस टाइम। ठीक है, तो ये क्या है, हैवी रेनफॉल का कॉज है। भारी बारिश से क्या होगा, झीलों का, नदियों का, तालाबों का जल स्तर बढ़ जाता है और ऐसे में हमारा क्या है, वो फैलकर पानी जो जल है वो कहाँ, वो बाढ़ का कारण बन जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, खेत वन ये सारे क्या हैं, जलमग्न हो जाएंगे और हमारे जो फसलें, पालतू जानवर हैं वो उनको क्षति में होगी। ठीक है, क्षति इन द सेंस नुकसान होगा। ये तो बात समझ में आ गई ना, बाढ़ का क्या काम है, यही तो है, नुकसान करना। वहीं अब देखेंगे कि अगर पानी या बारिश नहीं होती तो अब सूखा पड़ने से क्या होगा कि तालाब का, कुओं का जल स्तर गिर जाएगा, धरती का भी जल स्तर गिर जाएगा, जो धरती में पानी है। ठीक है, सूखे की स्थिति में क्या है, खाद्यान्न या फिर चारा जो मिलता है गाय बकरियों के, वो भी नहीं हो मिलेगा, पेड़ सूख जाएंगे, हमें भी दूर दूर से जो पानी लेके आते हैं, जल की मांग बढ़ जाएगी, जनसंख्या वैसे ही बहुत बढ़ रही है। ठीक है, बहुत से नगरों में क्या है, जल भरने के लिए लंबी कतार को देखना आरंभ हो जाएगा, टैंकर्स मंगवाए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके घर में 2 दिन पानी नहीं आता तो क्या होगा, ये सोचना ज़रूर। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या है, पानी की इम्पोर्टेंस ही, मतलब पानी ज़्यादा हो जाए और पानी कम, इसका मतलब क्या है कि पानी हमारा बीच में चलना चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम। अब ड्राफ्ट्स को हम क्या कहते हैं, ड्राफ्ट्स आर व्हाट अकर व्हेन इट डजंट रेन एट ऑल और व्हेन इट रेन्स बट नॉट फॉर लॉन्ग इनफ। ड्राफ्ट्स मेक एरियाज लुक सिमिलर टू डेजर्ट्स इफ़ दे अकर फॉर लॉन्ग इनफ। अगर वो बहुत टाइम तक सूखा पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे डेजर्ट ही है, रेगिस्तान है। ठीक है, और वो कब होती है, सूखा कब पड़ता है, जब बारिश नहीं होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने नॉर्मल पानी के संरक्षण तो देख लिया था, संग्रहित कर लिया था, कैसे हम उसे सेव कर सकते हैं पानी को, जैसे टैप वाटर को बंद करके। अब हमें वर्षा के जल का संग्रहण देखना है कि हम जल को कैसे, वर्षा जल का मूल मंत्र क्या है संग्रहण का, जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए, मतलब पानी जहाँ भी गिरे वहीं उसे कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अब हमने क्या देख रहे हैं इस फोटो में कि जो छत है उस पर हमारा बारिश का पानी आया और हमने पाइप लगा रखे और नीचे हमने टैंक बना रखा है। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिससे हम क्या है कि ये मतलब कि पानी को स्टोर कर सकते हैं। और वहीं दूसरा है कि हम सड़क के किनारे हम नालियाँ बना सकते हैं, जिसके कारण क्या है, पानी डायरेक्ट हमारा धरती में चला जाए। तो ये हमारे 2 मेथड्स थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, बादल हो गए, संघनन हो गया, सूखा हो गया, वाष्पन हो गया, बाढ़ हो गई, जल चक्र हो गया, ये सारे इसके मेन पॉइंट्स थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, बल्कि एक्स्ट्रा ही बताया, सो ये डाउट मत रखना कि कुछ रह गया हो। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टार IQ को और बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही जुड़े रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।